जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हमने 2025 के सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंडों को करा दिया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खंड का पर। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का दिया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बेटा, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। दोनों वृत्तों के केंद्र सेम है। ठीक है। क्या कह रहा है? दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये बेटा, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। ये कितना दिया गया है? 7.5 सेंटीमीटर। और ये दिया गया है, यहाँ पर मान लो ओएम दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। हमें क्या निकालना है बेटा? जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि ओएम लंब है AB पर। क्यों लंब होगा? क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ओएम लंब होगा AB पर। क्यों? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब बेटा, यहाँ पर जब ये लंब हो गया, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज अब लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? OMB में क्या हो जाएगा? OB कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर के होगा, है ना बेटा। यहाँ पर ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर OB आपका हो गया क्या? कर्ण। तो हमें BM स्क्वायर बराबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? OM को इधर पक्षांतर कर देंगे, OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो BM स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा, OB की वैल्यू है कितनी? 7.5 का स्क्वायर माइनस OM का है 4.5 का स्क्वायर। 7.5 का वर्ग करेंगे तो 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7.5, 5×5 = 25, फिर 50, 25 और नहीं 25, 25, 50, 50 और 6 56, 56.25, 56.25 माइनस, अब यहाँ पर 4.5, 5×5 = 25 हो गया, फिर 25, 20, 20.25, 20.25। तो यहाँ पर घटाएंगे बेटा, तो 0.25 से 0.25 घट गया, 0 बचेगा। और यहाँ पर 56 में 20 घटा 36 आ गया। तो यहाँ पर BM स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 36। तो BM बराबर √36। तो यहाँ पर BM की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। जब BM बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए बेटा, यहाँ पर जो है ये इसको समद्विभाजित करेगा, अर्थात OM जीवा AB को समद्विभाजित कर देगा, अर्थात BM क्या होगा? AB का आधा होगा। तो बेटा AB बराबर हो जाएगा 2BM के, 2BM के। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2BM की वैल्यू दी गई है, आ गई है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर ये AB हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमें बड़े वृत्त की जीवा पूछ रहा है। अतः बड़े वृत्त की जीवा, अतः बड़े वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खंड खा पर। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का आपको चित्र दिख रहा होगा। कह रहा है चित्र में क्या है, क्यू आर आकृति में क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्या दिया गया बेटा, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर दिया गया है, ठीक है। और तथा कोण एक बराबर है कोण 2 के। तो बेटा यहां पर ये दिया है, ठीक है। चित्र में क्यू आर अपन क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा कोण एक बराबर कोण 2 के है। तो हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप दिखाना है, पी क्यू एस समरूप दिखाना है टी क्यू आर के। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर त्रिभुज, पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है क्यू पी एस, त्रिभुज क्यू पी एस में क्या दिया गया है बेटा, क्यू पी एस देखो, तो क्यू पी एस में कोण एक बराबर किसके दिया गया, सॉरी क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू पी आर में क्या दिया गया है, कोण एक बराबर कोण 2 के है। बेटा यदि किसी त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है, उसके जो है दो कोण आपस में बराबर हो, यहाँ पर 1 2 के बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो सम यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो कोण एक बराबर कोण 2 के है, इसलिए कोण 2 के सामने की भुजा कौन सी हो गई बेटा, क्यू पी बराबर किसके होगा, आपका पी आर के होगा, क्यू पी बराबर पी आर के। अब यहां पर क्या दिया गया है, चूंकि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया गया है आपको क्यू टी अपान पी आर के, तो पी आर बराबर कितना हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे, तो यहाँ पर इसलिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे पी आर, पी आर का मान हम रख देंगे समीकरण 1 से कितना, क्यू पी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से आया, ये समीकरण 1 से आया, ठीक है। समीकरण 1 से पी आर की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, क्यू पी रख दिया। तो यहाँ पर क्यू आर को अगर हम इधर कर दें, क्योंकि हमें क्या लेना है बेटा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप दिखाना है किसके, टी क्यू आर के। तो यहां पर बेटा पी क्यू के संगत पी क्यू अपान क्यू एस, अगर किसी त्रिभुज में, अब यहां पर जो है देखो बेटा ये हो गया। अब यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले जाए, तो यहां पर क्यू पी अपान क्यू एस बराबर कितने हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, क्यू पी अपान क्यू टी, क्यू पी अपान क्यू टी बराबर हो जाएगा, भाई इसका ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, है ना। तो यहाँ पर जो है क्यू पी बटे क्यू टी बराबर क्यू एस बटे कितना हो जाएगा, क्यू एस बटे क्यू टी के हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज हम लेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। तो बेटा यहाँ पर जो है देखो क्यू पी, तो क्यू पी के संगत क्या है, इधर क्यू टी है ना, क्यू पी के संगत क्या है, क्यू टी, यहाँ पर क्यू आर होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है में त्रिभुज में, तो यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, क्यू पी अपान क्यू टी बराबर कितने के दिया गया है, में क्यू एस बटे क्यू आर के। अब बेटा यहाँ पर क्यू एस के संगत क्या है, क्यू आर है, और इन्हीं भाई यहाँ पर जो है दो भुजाएं अनुपातिक हो और उन्हीं दो अनुपातिक भुजाओं के बीच का कोण है ना, कोण 1, ठीक है। देखो कोण 1 बराबर किसके हैं यहाँ पर, तथा
कोण एक बराबर है कोण एक के। तो दो त्रिभुजें अनुपातिक हैं, दो भुजाएं अनुपातिक, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं अनुपातिक है और जो दो भुजाएं अनुपातिक हैं उन्हीं के बीच का कोण एक बराबर कोण एक के है। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, क्यूपी इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के। ठीक है, तो ये जो है दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो के। अब हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर चाहे तो लिख दो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। बेटा यहाँ पर जो है पहले त्रिभुज पी क्यू आर चित्र में देखो, यहाँ पर जो है हम एक सेकंड, इधर जो है हम चित्र बना दे रहे हैं आपका, तो उसमें कायदे से समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये R है, ये T है और ये Q है और कोण एक ये है, कोण दो यहाँ पर जो है ये एक भुजाई है, ये कोण दो है। ठीक है, ये PS है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या दिया गया है, कौन सा त्रिभुज, PQR है ना। तो त्रिभुज PQR में कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के, इसलिए इसके सामने की भुजा कौन सी हुई, PQ है ना, या QP बोल सकते हो, QP बराबर PR के। ठीक है, इसलिए QP बराबर PR के। अब यहाँ पर चूंकि QR बटे QS बराबर दिया गया है QT बटे PR के। अब यहाँ पर जो QT बटे PR के है, अब PR का मान हम रख देंगे, PR किसके बराबर आ गया, QP के आ गया, तो QP रख देंगे हम किसकी जगह पर, PR की जगह पर। अब इन दोनों को जो है इसको इधर ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो QP बटे QT बराबर QS बटे QR। अब त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में QP बटे QT। अब देखो बेटा यहाँ पर QP के संगत क्या है, QP के संगत है QT है ना, तो QP के संगत क्या है, QT, और दूसरी भुजा क्या है, QS के संगत क्या है बेटा, QR, और इन्हीं दोनों के बीच का कोण ये क्या है, कोण एक बराबर है कोण एक के। इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिभुज के क्वेश्चनों की हम जो है एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसकी सारी क्लास हम जो है थ्योरम सहित करवाएंगे, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खंडगा पर, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का गा दिया गया है बेटा, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है श्रेणी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, है ना, कि कितने पद दिए जाए कि उनका योग -18 है। तो बेटा यहाँ पर -18 की जगह -81 होना चाहिए, ये गलत दिया गया है ना। तो यहाँ पर प्रथम पद 21 दिया गया है, जब प्रथम पद 21 है तो D बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 18 - 21 अर्थात -3 होगा। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -3 हो जाएगी। और मान लेंगे, माना श्रेणी की n पदों का योग -81 है, 18 नहीं होगा बेटा, वो गलत छप गया है, -81 है। माना श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, ये -81 है, तो Sn बराबर कितना बेटा, -81। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितने के बेटा, -81 के है। तो n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है, 21 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 बराबर कितने के हो गया, -81 के। -3 इसमें कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लो इसमें,
क्योंकि 3 सत 21, 3 कॉमन है, 3n/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 7 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, माइनस का गुणा करेंगे इसके अंदर तो -n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर हो गया -81 के। अब 3 से 81 को काट सकते हो, 27 3 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 27 में कर दो, 7 दूना कितना हो गया बेटा, n गुणे 7 दूना 14 माइनस n प्लस 3 बराबर कितने के हो गया, 27 दूना -54 के हो गया। अब यहाँ पर 14 3 कितना हो गया, 7 दूना 14, 14 3 17 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 17n और माइनस का n² बराबर -54 हो गया, -54। अब इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बराबर कितने का हो जाएगा बेटा, n² -17n -54, ठीक है। एक सेकंड बेटा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा केवल, सॉरी यहाँ पर कितना 7 दूना 14, 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल 1 बचेगा क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया था, 14 1 15 हो जाएगा, 15n, ठीक है। तो 15n माइनस n² बराबर -54 के, तो यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे, n² -17n -54 बराबर 0 के दिया गया है, तो यहाँ पर 9 6 54, यहाँ पर सॉरी 15 है, ठीक है, 15 9 6 15 है ना, 9 6 15 और 9 6 54, तो 9 और 6 में टूट जाएगा ये, ठीक है। एक सेकंड, घटाने पर लाना है बेटा, -15 घटाने पर लेना है, तो 18 3 54, 18 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, माइनस के 18n घटाने पर हमें 15 लाना है ना, क्योंकि लास्ट वाली संख्या माइनस में है, माइनस में होती है तो बीच वाली संख्या घटाने पर लाना होता है, तो -18n में प्लस का 3n घटा देंगे, ठीक है। -18 में प्लस का 3n घटाएंगे, -54 बराबर कितने को हो गया 0 के। अब यहाँ पर n कॉमन लेंगे, n -18 आएगा, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, n -18 आएगा, ठीक है। तो n -18 और n प्लस 3 बराबर कितने के हो गया 0 के। यदि n -18 बराबर 0 के हो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18, और यदि n प्लस 3 बराबर 0 के तो n बराबर -3, ये असंभव होगा, अतः n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 18, पदों की संख्या कितनी होगी 18, मतलब 18 पदों का योगफल -81 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया गया था, है ना, यहाँ पर 81 होना चाहिए। तो मान लेंगे, माना श्रेणी के n पदों का योगफल -81 है, श्रेणी क्या है 21 18 15 एंड 16, प्रथम पद 21 दिया गया है, d बराबर 18 - 21 यानी -3, Sn बराबर -81 है, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू d होता है, ठीक है। तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू 21 है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर बेटा देखो, इसमें 3 पूरे में कॉमन है, 3 हमने कॉमन लिया, n/2 2a की यहाँ पर जो है 7 त्रिक 21 होता है, तो 3 बाहर निकल गया, 7 बचेगा, 2 गुणे 7, और यहाँ पर -1 बचा है, 3 हमने बाहर निकाल लिया है, तो -1 बचा है, तो -n माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 और -n प्लस 1, तो बेटा यहाँ पर 14 और 1 कितना हो गया 15, ठीक है। तो 15n - n² बराबर -54, इसको उधर ले जाएंगे तो n² -15n -54। अब इसका हमें फैक्टर करना है, लास्ट वाली संख्या कितनी है बेटा -54 है, घटाने पर लाना है 15, तो 18 3 54 होता है, 18 में से 3 घटाएंगे 15 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 18 लेंगे और प्लस का 3 -54, क्योंकि -18 में प्लस का 3 गया, कितना बचेगा -15 बचा, तो n कॉमन लिया हमने, n -18 प्लस 3 कॉमन लिया, n -18 और n प्लस 3 इसका फैक्टर आ गया, तो यदि n -18 बराबर 0 के तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18, यदि n प्लस 3 बराबर 0 तो n बराबर -3, ये असंभव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा संख्याएं हैं, है ना, पदों की संख्या लाना है तो वो ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18, तो 18 पदों का योगफल क्या होगा 81 -81 होगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खंड घ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड घ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा, शून्यक। तो मान लेंगे, मान एफ एक्स बराबर कितने के, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ पर ये एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स बराबर इसका फैक्टर करेंगे, 7 त्रिक 21 और 7 3 10 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, कितने के बचेगा, x प्लस 7 के, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 के। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 7, ठीक है। अब दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे यदि क्या हो, एफ एक्स बराबर 0 के हो। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसको 0 के बराबर रख दो, एफ एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 7 बराबर 0 के। यदि x प्लस 3 बराबर कितने के हो बेटा, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। और यदि x प्लस 7 इक्वल टू 0 के हो तो x की वैल्यू -7 आएगी। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या होंगे, -3 व -7 होंगे, ठीक है बेटा। ये आ गए आपके क्या, शून्यक, -3 व -7। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको हम पढ़ा चुके हैं बेटा, इस चैप्टर को। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, शून्यकों और, तो अब यहाँ पर पहले हम मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग, दोनों मूलों का, सॉरी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालो। शून्यकों का योग कितना आना चाहिए बेटा, -b/a आना चाहिए, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्य क्या है, -3 और -7। तो यहाँ पर 7 3 कितना हो गया बेटा, -10 बट्टे कितना है, 1। तो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ -b/a आना चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ पर समझो ये क्या है, x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। तो -10 किसका, यहाँ पर जो है ये प्लस का है, तो यहाँ पर अगर माइनस लगाए तो ये हो जाएगा -x का गुणांक, -x का, भाई यहाँ पर 10 क्या है, x का, ये माइनस पहले से है, तो -x का गुणांक बटे ये एक कितने का है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया। फिर शून्यकों का गुणनफल क्या आना चाहिए बेटा, c/a आना चाहिए, है ना। शून्य -b/a क्या आना चाहिए, शून्यकों का योग आना चाहिए, अर्थात -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल कितना आना चाहिए, गुणनफल, अब गुणनफल दोनों शून्यकों का गुणा करो तो कितना हो जाएगा बेटा, -7 गुणे -3 या -3 गुणे -7, 7 त्रिक प्लस का 21 बटे 1, 21 अचर पद का गुणांक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटे में क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यही क्या हो गया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आज आपको आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा आप लोगों को यदि किसी चैप्टर में जो दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर आपका क्लियर करा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
दो का अंगा क्या दिया गया है? दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। और क्या दिया गया है? श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। अब यहां पर ये बेटा ये वर्ग अंतराल दिया गया है, कितना है? 500 से 520 और 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600। ठीक है। और क्या दिया गया है? श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8 और 6 और 10। बेटा यहां पर सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहां पर श्रमिकों की संख्या क्या मानेंगे? f, और मध्यमान को x मानेंगे। मध्यमान क्या होता है बेटा? x। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो बेटा 500 520 1020 हो गया, है ना? 1020 का आधा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 510 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 510 आ गया। फिर 20 बढ़ाते, 20 का अंतर, 20 बढ़ाते चले जाओ, तो 530 हो गया। 530 में 550 हो गया, और 550 के बाद 20 जोड़ेंगे 570, 570 में 20 जोड़ा 590 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 510, 20, 530, 530, 550, 570, 590। तो बेटा ये हो गया आपका मध्यमान। अब इसमें जो है हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना है? 520। अब यहाँ पर हम डी निकालेंगे, विचलन डी। डी बराबर क्या होता है बेटा? एक्स माइनस ई। अब x कितना है यहाँ पर? x ये है 510, तो 510 में बेटा कितना घटा दो? 550 घटा दो, तो माइनस का कितना बचेगा? 550 घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 40। अब यहाँ पर जो है 20 जोड़ते चले जाओ। -40 में प्लस का 20 किया हमने, कितना? -20, -20 में प्लस 20 किया 0, फिर 20 40। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम क्या निकालेंगे? u बराबर क्या होता है? d/h। डी ये है ना, ये सब डी है, और h मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना कितना का है? 20 का है। तो 20 दूना 40, 20 एक कम 20, 0 1 2। ठीक है बेटा, 20 से सब में डिवाइड कर दिया 20 से। तो अब क्या निकालना है? ये हो गया। अब एफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ यू। एफ ये है, यू ये है, तो 12 दूना -24 हो गया। ठीक है, -24 और 14 एक कम -14 हो गया, फिर 8 0 0 हो गया, फिर 6 कम 6 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। अब यहाँ पर बेटा सिग्मा एफ यू निकालेंगे, मतलब सभी एफ यू का योग निकालेंगे। 20 6 26, 26 में 24 को गया, 2 गया, 24 गया, -24 गया, प्लस का 2 बचा, 2 14 में -14 में प्लस का 2 गया, माइनस का 12 आ गया। सिग्मा एफ यू कितना आ गया बेटा? -12। अब सिग्मा एफ निकालेंगे, तो सिग्मा एफ 12 8 20 और 14 6 20, 20 20 40, 10 50 हो गया। ठीक है, तो बेटा सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया आपका? 50 आ गया। हमें क्या निकालना है? कह रहा है कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी बराबर हो जाएगा, माध्य बेटा होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ये जो है फार्मूला है माध्य का। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान, वैसे तो बेटा जो है अगर हम प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका जो कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर जो इससे गुणा करोगे, ये थोड़ा सा है ना, गुणा भाग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इससे जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर जोड़ना घटाना, आपको गुणा भी कम करना है और जोड़ना घटाना भी कम है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है ये लघु विचलन विधि या इसी को जो है लघु विधि बोलते हैं या पद विचलन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू है 550 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है? -12 बटे में सिग्मा एफ कितना है बेटा? 50 गुणे में
h की वैल्यू 20 है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24 हो गया, 550 माइनस 24 बटे में कितना हो गया 5। अब यहाँ पर डिवाइड करो, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव। अब यहाँ पर 5 अठे 40 अर्थात 550 माइनस 4.8। अब यहाँ पर घटा देंगे बेटा तो यहाँ पर 0.2 आएगा, और फिर यहाँ पर कितना आया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर 4, ठीक है, 545.2, ठीक है। तो मान मजदूरी कितनी हो जाएगी 545.2, ठीक है बेटा। ये आसान होता है थोड़ा, एक क्वेश्चन पर आप लोग दिमाग लगाओगे सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर जो है ये दैनिक मजदूरी दी गई 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ठीक है। फिर बेटा श्रमिकों की संख्या दी गई है 12, 14, 8, 6, 10। फिर मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों का जोड़ बटे आधा कर देंगे, तो 500, 520 कितना हो गया बेटा 1020, 1020 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। अब 20 20 का अंतर, 20 20 जोड़ते चले जाओ, 520 10 30 30 20 50 50 20 70 70 20 90 हो गया। अब डी निकालेंगे, डी बराबर होता है बेटा x माइनस ए कितना है 550 है ना, तो कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 550 है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे 510 में 550 घटाएंगे -40, 530 में 550 घटाएंगे -20, फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 20 प्लस का 40, फिर यू निकालेंगे डी अपान एच, 20 से भाग दे देंगे सब में, -2 -1 0 1 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है बेटा एफ और यू का गुणा करना है, 12 गुना हो गया 24, 14 1 कम -14, 8 0 0, फिर 6 1 कम 6 हो गया, और 10 दूना 20 हो गया। तो अब सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे, 20 6 26, 26 में 24 गया, माइनस का 2 के प्लस का 2 बचेगा, प्लस के 2 में -14 गया, माइनस का 12 आया, और सिग्मा एफ कितना आया 50 आया, ठीक है। माध्य दैनिक मजदूरी निकालनी है, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच कर देंगे। ए की वैल्यू है 550, सिग्मा एफ यू की वैल्यू -12 बटे 50 गुणे 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 550 माइनस 24 बटे 5 से 24 को डिवाइड करेंगे 4.8 आएगा, 550 में 4.8 घटेगा 545.2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। बेटा पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, ठीक है। तो यहां पर वर्ग अंतराल आपको दिया गया है बेटा कितना 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या है, बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करना है। तो बेटा दोनों चीज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लें। संचयी बारंबारता, इसका यूज जो है कहाँ पर होगा, माध्यक में होगा, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 में 5 जुड़ा 9, 9 13 22 हो गया, और 22 20 42 हो गया, 42 14 56 हो गया, ठीक है। और 56 8 8 6 14 64 हो गया, 64 4 68 हो गया, ठीक है। तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो
अब यहाँ पर ये हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू कितनी आई बेटा 68। ठीक है, जब n बराबर 68 आ गया, पहले हम माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है, इसलिए माध्यक माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, जब ये सम है, क्या है सम, तो इसलिए माध्यक बराबर हो जाएगा यहाँ पर 68/2 पद का मान प्लस 68/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बट्टे 2। अब बेटा यहां पर समझो 68 का आधा, यहां पर जो है 3 4 34वें और प्लस 35वें, 34वें पद का मान प्लस 35वें पद का मान पूरे का बट्टे हो गया 2। ठीक है, तो यहां पर बेटा 34वां और 35वां पद, देखो यहां पर ये 42 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहां पर बेटा 22 पदों तक है, 23 से लेकर 42 पदों तक इसमें है, तो यहाँ पर 34वां और 35वां पद किसके अंतर्गत आएगा, 42 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि कौन सा 34वां व 35वां पद, 34वां व 35वां पद किसके अंतर्गत आएगा, 42 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, 42 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, बारंबारता के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब इसके अंतर्गत आता है तो इसलिए बेटा यहाँ पर समझो, यहाँ पर इसके जस्ट सामने वाला इसको f मानते हैं और इसको CF मानते हैं, और L बराबर आपका हो गया 25, इसलिए L बराबर हो जाएगा 125। देखो यहाँ पर इसके सामने ये लेना है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF लेते हैं, इसको F मानते हैं, और यहाँ पर जो कम है उसको L मानते हैं, तो L बराबर कितना हो गया बेटा 125, और CF बराबर है आपका 42, ओ सॉरी CF है 20, तो CF आपका है 22, CF 22 है, F है आपका 20। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है, माध्यक या माध्यिका, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू में H। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 125, प्लस N की वैल्यू कितनी है 68, 68/2 माइनस CF है आपका 22 बटे F की वैल्यू दी गई है आपको 20 इंटू H कितने कितने का डिफरेंट है ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 65 से 85 में 20 का डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20 है, तो 20 से 20 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 34 हो गया। ठीक है, तो 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 में 22 घटा दो बेटा, 125 प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 12, 125 और 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3, 137। तो माध्यक कितना आएगा बेटा आपका 137 आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, तब इसका हम क्या करते हैं, अभी इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, माध्यक और बहुलक दोनों इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 है ना, 165 से 185, 185 से 205। फिर बारंबारता दी गई है 4 5 13 20 14 8 4। सबसे पहले हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। संचयी बारंबारता बेटा 4, पहले 4 में कुछ नहीं जोड़ना है, फिर 4 में 5 जुड़ा 9, 9 में 13 जुड़ा 22, 22 में 20 जुड़ा 42, 42 में 14 जुड़ा 56, 56 में 8 जुड़ा 64, 64 में 4 जुड़ा 68। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 68। जब n बराबर 68 आ गया तो माध्यक क्या होगा, माध्यक बेटा होता है यहाँ पर n/2 पद का मान, जब सम होता है तो n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बट्टे 2। तो यहाँ पर काट देंगे इसको, 34वें पद का मान प्लस 35वें पद का मान पूरे का बट्टे 2। चूंकि 34वां पद व 35वां पद 42 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, इसलिए L की वैल्यू हो जाएगी बेटा
L यहाँ पर 125 होगा, L की वैल्यू 125, CF बराबर 22, F बराबर 20। माध्यक क्या होता है, माध्यक का फार्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस CF अपान F इंटू एच। एल की वैल्यू है 125 और यहाँ पर N की वैल्यू है बेटा 68 बटे 2 माइनस 22 बटे F की वैल्यू है 20 और इंटू H की वैल्यू है 20। 20 से 20 काट देंगे तो यहाँ पर 34 में 22 घटा देंगे, 34 में 22 घटाया 12, 125 और 12 कितना हो गया बेटा 137। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक भी ज्ञात करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक भी ज्ञात करना है बेटा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसको हम यस कर दे रहे हैं। ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता पड़ेगी उतना हम ले रहे हैं। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी मिटा दे रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला संचयी बारंबारता वाला पद देखते हैं। तो सर्वाधिक संचयी बारंबारता कितनी है, 20 है आपकी, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या है, 20 है। इसलिए जब बेटा यहां पर ये 20 हो गया तो इसको क्या मानेंगे, F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसको क्या मानते हैं, F2 मानते हैं। ठीक है, और यहां पर ये L होगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए सर्वाधिक बारंबारता वाला पद 20 है, इसलिए 20 को हम F1 लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0, इसलिए F1 कितना हो गया बेटा 20 हो गया और F0 कितना है 13 और F2 बराबर कितना है बेटा 14 और L की वैल्यू कितनी है आपकी, L बराबर है 125। वर्ग अंतराल में इसके सामने का जो सब कम होता है वही क्या होता है L, तो L कितना है 125। L बराबर 125, F1 बराबर 20, F0 बराबर 13 और F2 बराबर 14। इसलिए अब फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर क्या होता है बेटा, बहुलक बराबर यहां पर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये बहुलक का फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे L की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20 है, F1 की वैल्यू 20 रखेंगे, F0 की वैल्यू कितनी है 13 बटे 2F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 20 है ना, तो 2 गुणे 20 माइनस F0 कितना है 13 माइनस F2 कितना है 14। ठीक है, अब इनटू H की वैल्यू कितनी है, अंतर कितने कितने का 20 का है ना, तो इनटू कितना हो जाएगा 20, तो यहां पर कितना हो गया 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बटे में कितना हो गया 20 दूना 40 और 13 7 कितना हो जाएगा 7 4 3 7 और 1 1 2, ठीक है 27 और गुणे में 20 हो गया। यहाँ पर 7 दूना 14, 125 प्लस 140 बटे में कितना हो जाएगा 40 में से 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 और 4, 3 में से 2 गया 1, 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 125 प्लस 13 दहम्मा 130, ठीक है, तो ये 10 बार पूरा जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना 10, अब यहाँ पर जो है 100 हो गया, 13 7 91, 13 7 91, 91 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 13 छंग है ना, तो यहां पर जो है कितना हो जाएगा 125 10 कितना हो गया 135.76। ठीक है,
तो यही आपका हो गया बहुलक बेटा। ठीक है, तो कितना आएगा बहुलक 135.76 आपका बहुलक आ गया। 135.8 आ रहा है, यहाँ पर 6 है तो 6 में जो है यहाँ पर लास्ट वाली संख्या हटा देंगे, अगर 5 से बड़ी होती है तो यहाँ पर 135.8 यहाँ पर जो है आपका लगभग बहुलक आ गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है बेटा, बारंबारता दी गई है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वाधिक बारंबारता वाला पद ज्ञात करना होता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कितना है? 20 है। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कितना है? 20। अब जब ये 20 है तो इसको जो है 20 को हम F1 लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 लेते हैं, इसके जस्ट नीचे वाले को F2 मानते हैं, और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उसमें छोटा वाला जो होता है ना, आगे वाला पद वो L होता है। तो F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 बराबर 14 और L बराबर कितना बेटा? 125। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 माइनस F2 इंटू H। अब मान रख देंगे, L की वैल्यू है 125 प्लस F1 की वैल्यू है 20, F0 की वैल्यू है 13 और F2 की वैल्यू है यहाँ पर 20 माइनस 13 हो जाएगा, F माइनस F0 बटे 2 गुणे F1 की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस F0 की वैल्यू 13, F2 की वैल्यू 14 गुणे 20। अब यहाँ पर 125 प्लस 20 में से 13 गया 7 बचेगा, 40 माइनस 13 14 कितना हो गया? 27 और गुणे में 20, 7 दूना 14, 140 बटे 40 में से 27 घटा देंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.76। इसको जोड़ देंगे, 125 प्लस 10.76 बराबर हो गया 125 10 135.76 या लगभग 135.8। इसी के साथ ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सभी खंड हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है बेटा? 99 है। ठीक है, तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करें तो हम 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं बेटा? यहां पर मान लेंगे, माना दहाई का अंक हमेशा x मानेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y है। ठीक है, तो माना यहां ऐसे लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। क्या लिखना है? माना 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इसलिए संख्या कोई भी संख्या 2 अंकों की होती है, दहाई में 10 से गुणा होता है और प्लस इकाई का अंक जुड़ा होता है ना। तो संख्या आपकी कितनी होगी? 10 गुणे दहाई का अंक। दहाई का अंक बेटा कभी कभी जो है आप लोग क्या करते हो कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y ले लेते हो, तो संख्या फिर 10x प्लस y ना होगी, क्या होगी? 10y प्लस x होगी। ठीक है, तो हमेशा जो दहाई का लेंगे तो दहाई में 10 से गुणा और प्लस इकाई का अंक जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 10x प्लस y ये आपकी हो गई संख्या। ठीक है, अब पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है कि एक 2 अंकों की पहली शर्तानुसार पहली कंडीशन क्या दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। 2 अंकों की एक संख्या क्या है? 10x प्लस y, और इसको पलटने से जब पलट दें तो 10y प्लस x बन जाएगी ये संख्या। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है बेटा? 99 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10x और 1x, 10 1 कितना हो गया? 11x और 10 1 11y बराबर कितने के हो गया? 99 के। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बराबर हो गया आपका 99। 11 से काट देंगे, 11 9 99, x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई? 9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? दूसरी शर्तानुसार
दूसरी शर्तानुसार। अब क्या कह रहा है बेटा कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, संख्या के अंक, अब यहां पर ये नहीं दे रखा है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है ना। यहां पर जो है दूसरी शर्तानुसार इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जब x बड़ा होगा तो x माइनस वाई बराबर कितने के होगा 5 के, या फिर y माइनस एक्स बराबर होगा कितने के 5 के। तो यहां पर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसमें ये भी पूछ रहा है कि इसमें कितनी संख्याएं संभव है। तो यहां पर बेटा दो संख्याएं आएंगी, हो सकता है x बड़ा हो y छोटा हो, या हो सकता है y बड़ा हो x छोटा हो। ठीक है, तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 के है और x माइनस वाई बराबर कितने के है 5 के है। तो बेटा y से y कट गया, 2x बराबर 9, 5 14 हो गया, 2 सत्ते 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब x बराबर 7 आ गया, x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 9, तो 7 प्लस y बराबर हो जाएगा 9, या y की वैल्यू 9 माइनस 7 यानी 2 आ जाएगी। इसलिए संख्या क्या हो सकती है, संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणे दहाई का अंक यानी 7 प्लस इकाई का अंक 2, तो यानी 70 2 72, आपकी संख्या क्या हो जाएगी 72 हो जाएगी। एक तो ये जब क्या है x माइनस वाई बराबर 5, तो संख्या क्या आई आपकी 72 आई, है ना। अब समीकरण 1 व 3 को जो है जोड़ दो, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 3 को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर कितने के है बेटा 9 के है, और y माइनस एक्स बराबर कितने के है 5 के है। तो यहां पर अब x से x कट जाएगा, y कितना हो गया 2y, 9 5 14, तो 2 सते 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y बराबर 7, तो y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 9 के, या x बराबर 9 माइनस 7, 9 में से 7 गया 2, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इस कंडीशन में संख्या 10 गुणे x, x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, प्लस 7, y कितनी है 7, तो यहां पर जो है कितना हो जाएगा, सही, हाँ 10 गुणे दहाई का अंक क्या है x है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 7, यानी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 27 आएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं इसमें, और कितनी संख्याएं हो जाएंगी, दो संख्याएं, ये या तो 72 होगी या तो फिर 27 होगी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, दो अंकों की जब भी संख्या की बात करें तो दो अंकों की संख्या में बेटा दहाई और इकाई के अंक होते हैं। दहाई का अंक हमेशा हमें क्या करना है, x मानना है, इकाई का अंक y लेना है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी 10x प्लस वाई आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर पहली शर्त अनुसार क्या दे रखा है कि संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। संख्या कितनी है 10x प्लस वाई, इसको पलटेंगे यानी 10y प्लस एक्स कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का योग कितना दिया गया बेटा 99 दिया गया है। यहाँ पर 10 और 1 कितना हो गया 11x, और यहाँ पर 1 और 10y, 10 1 11y बराबर 99 के, 11 से काट देंगे 11 9 99, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। अब हो सकता है कि इकाई का अंक बड़ा हो या दहाई का अंक बड़ा हो। जब दहाई का अंक बड़ा होगा तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 के होगा, जब इकाई का अंक बड़ा होगा तो y माइनस एक्स बराबर 5 के होगा।
तो अब समीकरण पहले 1 व 2 को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 14, 2 से काट देंगे 2 सते 14। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान आया कितना बेटा 7, 7 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 7, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, इसलिए संख्या क्या आ जाएगी आपकी 10x प्लस y यानी 10 गुणे 7 प्लस 2 यानी 70 2 72 संख्या आ जाएगी। अब समीकरण अब क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 व 3 को जब जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 2y बराबर आपका 14 आ जाएगा, या y बराबर 2 सते 14, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x प्लस y का मान कितना आया 7 आया, तो y x प्लस 7 बराबर 9, या x बराबर 9 माइनस 7, 9 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा 2, तो संख्या कितनी हो जाएगी 10 गुणे 2 प्लस 7 यानी 20 7 कितना हो गया 27, ये आपकी संख्या हो गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत 2250 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना निर्मित बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है x है। ठीक, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है x, उस दिन कितने x बर्तन निर्मित किए गए। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, अब यहां पर बेटा निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, अब जो निर्मित बर्तनों की संख्या है उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहां पर निर्मित बर्तनों की संख्या x हमने माना, तो इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 2 है, तो x है, तो x का दोगुना, 2 गुने से 15 अधिक है। क्या कह रहा है, उस दिन प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो x के 2 गुने से 15 अधिक है, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई। अब यहां पर बेटा जैसे आपके पास जो है एक पेन का दाम आपको पता है, एक पेन का दाम 15 रुपए है मान लो, है ना, तो इस तरह से आपको अगर हमें 10 पेनों का दाम निकालना है तो क्या करोगे आप, 15 का 10 में गुणा करोगे, मतलब संख्या का रुपए से गुणा कर दोगे। एक जो है बर्तन की लागत जो है मान लो 15 रुपए है, तो 10 बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी, 15 दामा 150 हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर जो है बेटा, अगर यहाँ पर एक का दाम कितना है, प्रत्येक नग माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x बर्तन है, ठीक है, x बर्तन है, और एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो 2x प्लस 15 रुपए है। तो यहाँ पर रुपए का संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो टोटल रुपए आ जाएंगे उस दिन के, उस दिन कुल कितने रुपए के बर्तन बने ये आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उस दिन कितने का कुल कह रहा है, उस दिन कुल निर्माण लागत 2250 रुपए की थी। तो बेटा यहां पर निर्माण लागत 2250 रुपए की थी, तो प्रश्नानुसार अब x का हम किसके साथ 2x प्लस 15 के साथ गुणा कर दें,
तो यहां पर जो ये क्या हो गई, बर्तनों की संख्या का जो है एक बर्तन से गुणा कर देंगे, एक बर्तन के निर्माण लागत से गुणा कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल उस दिन कुल कितने रुपए का के बर्तन बने, ये आ जाएगा। कितने का बन रहा है, 2250 रुपए का बन रहा है। तो यहां पर गुणा कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2250 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है, ठीक है, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर 15 गुणे 15 गुणे 10, 15 15 में 225 दम्मा 2250 गुणे 2 हो जाएगा। हमें क्या करना है, घटाने पर 15 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 गुणे 2, ठीक है। तो 5 पचा 25 और 25 तिहाई 75 और 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60, 60 और में 75 60, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 1 15 आ जाएगा, ठीक है। तो किस में टूटेगा, ये 75 और 60 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस भाई यहां पर जो है कितना हो गया, 5 पचा 25 और 25 तिहाई 75, 5 पचा 25 तिहाई 75 ये हो गया, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 दूना 60 है ना। तो 75 में 60 घटा कितना बचेगा, 15। तो यहाँ पर जो है 75x में कितना बेटा घटाना है, 60x घटा देना है, माइनस 2250 बराबर 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, 2x प्लस 75 बचेगा। फिर यहाँ पर अगर हम 60 कॉमन लें, ठीक है, 60 नहीं 30 कॉमन होगा, ठीक है। जब 30 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2x और यहां से 30 से इसको डिवाइड करोगे तो 2250 भागे 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया हमने तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x प्लस 75 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 2x प्लस 75 बराबर अगर 0 के हो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 75/2, है ना। अब यहाँ पर जो है क्या बेटा, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव, ठीक है। यदि x माइनस 30 बराबर कितने के, 0 के हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 30 है। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना दिया गया है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 15 है, 2x, x की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस 15, तो यहाँ पर 30 दूना 60 और 15 कितना हो जाएगा, 60 10 70 5 75 रुपए। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 75 रुपए और निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 30, ठीक है। तो फिर से समझते हैं बेटा, यहाँ पर मान लेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कह रहा है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक है, तो यानी 2x प्लस 15 हो जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यहाँ पर यदि उस दिन कुल 2250 रुपए के बर्तन निर्मित हुए, ठीक है, तो यहां पर जो है बेटा, अगर भाई एक का दाम कितना है, 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 का एक में संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल रुपए आ जाएगा, टोटल रुपए कितना है, 2250 है। अब गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x, ये 2250 इधर आएगा, माइनस 2250 बराबर 0 के हो गया। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब इसका फैक्टर करेंगे 2250, है ना, 2250 का हमने फैक्टर करके अभी दिखाया था, यहाँ पर 75 और 60 में ये टूटेगा, तो 75x माइनस 60x माइनस 2250 बराबर 0 के हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे,
x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 75, माइनस 30 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 75, 2x प्लस 75 पूरे में कॉमन हो गया, x माइनस 30 बराबर 0 के। यदि 2x प्लस 75 बराबर 0 के तो x की वैल्यू माइनस 75/2, जो कि क्या होगा, असंभव होगा, है ना, क्योंकि माइनस में है। यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, 30, अर्थात निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी ज्ञात करना है, तो कितना है 2x प्लस 15, 2 गुणे x, x की वैल्यू है 30 प्लस 15, तो 30 दूना कितना हो गया 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 कितना हो गया बेटा 75 रुपए। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 75 रुपए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा स्पीड में बढ़ाने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, एक पुल है वो किनारों से कितनी ऊंचाई पर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर है। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्या दिया गया है, अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो है समझो, यहां पर जो ये पुल है, अब पुल के दो सम्मुख किनारे, यहां पर जो है एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, इस वाले किनारे का जो अवनमन कोण है वो कितना दिख रहा है, 30 अंश, ठीक है। दो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश, ये 30 है और ये 45, तो एकांतर से बेटा यहां पर ये कितना हो जाएगा, एकांतर से ये 30 अंश हो जाएगा और एकांतर से ये 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे यहां से ये दूरी कितनी है, x मीटर है और ये दूरी कितनी है, y मीटर है। तो नदी की चौड़ाई अगर हम निकालेंगे बेटा तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो यहां पर ये a b c और यहां पर d, तो यहां पर पुल की ऊंचाई कितनी दी गई है, AB बराबर 5 मीटर, AB बराबर कितना है 5 मीटर, ठीक है। अब मान लेंगे, माना AC बराबर x मीटर तथा AD बराबर y मीटर, इसलिए नदी की चौड़ाई हो जाएगी बेटा, नदी की चौड़ाई AD और AC मिला के क्या हो जाएगा, x प्लस नदी की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई मीटर। ये आपकी नदी की चौड़ाई, यही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये वाला कोण, यहाँ पर जो है ABCD E मान लो और F मान लो, तो कोण EBC बराबर किसके होगा, कोण BCA के होगा, BCA बराबर कितना है 30 अंश है। और कोण FBD बराबर किसके होगा, FBD बराबर BDA के होगा, BDA के, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। क्यों, एकांतर कोण, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। अब पहले हम बेटा लेंगे, पहले चाहे ADB ले लो, ADB लेंगे तो त्रिभुज ADB में त्रिभुज DAB लेंगे, DAB में हम पहले tan 45 ले लें। tan 45 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार क्या है AD। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5, AD हमें पता करना है, AD y है, तो y बराबर हो गया 5 मीटर।
तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में क्या लेंगे tan 30, tan 30 बराबर कितने के हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार क्या है AC, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर AB की वैल्यू 5 बटे AC की वैल्यू x, तो x बराबर 5√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5√3 मीटर, ये आपका x का मान हो गया। अब इसलिए नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है, तो इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा, नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर x की वैल्यू है 5√3 प्लस 5, अर्थात बेटा हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 5 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ पर ये हो जाएगा आपकी नदी की चौड़ाई। और यहाँ पर या ऐसे कर सकते हो, √3 का मान 1.732 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 5 गुणे 2.732 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 हासिल आया 1 और 5 सत्ते 35, 35 1 36 के 6, 5 दूना 10 3 13.66 मीटर, या इसी को 13.67 लिख सकते हैं, या 13.766 मीटर ही आ रहा है, तो 13.66 मीटर ये आ जाएगी आपकी क्या नदी की चौड़ाई। ठीक है, फिर से समझते हैं। यहाँ पर ये पुल है, पुल की ऊंचाई दी गई है 5 मीटर और इसके कह रहा है दो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। तो हमें कह रहा है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये इधर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ये दूरी कितनी है y है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस y, ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो पुल की ऊंचाई AB बराबर 5 मीटर, माना AC बराबर कितना मान लेंगे x मीटर और AD बराबर मान लेंगे y मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस y। तो यहाँ पर अब ये वाला कोण, ये कोण EBC बराबर है 30 अंश के, तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों एकांतर कोण होंगे। और FBD बराबर कितने के होगा, कोण BDA के, ये भी कितना है 45 अंश है। त्रिभुज DAB लेंगे, इसमें tan 45 बराबर AD अपान AB हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 बराबर हो जाएगा AB की वैल्यू 5 बटे y की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। अब त्रिभुज CAB लेंगे, तो CAB में tan 30 लेंगे, tan 30 का मान 1/√3, AB की वैल्यू 5 बटे x की वैल्यू आ जाएगी 5√3 मीटर। अब यहाँ पर बेटा नदी की चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी x प्लस y, अर्थात 5√3 प्लस 5 कॉमन लिया, √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2.732 गुणे 5 गुणा किया तो कितना आ जाएगा 13.66 मीटर, यही क्या आ जाएगी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा दिया गया है 4 का अथवा, 4 के अथवा में दिया गया है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1। क्या दिया गया है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, बराबर किसके दिखाना है, cosec A प्लस cot A के दिखाना है, cosec A प्लस cot A के दिखाना है। पहले हम क्या लेंगे बेटा LHS कितना है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा cos A प्लस साइन A माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या लाना है बेटा cosec A प्लस cot A लाना है। तो cosec A प्लस cot A लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में cos A से अंश तथा हर में cos A से भाग दे देंगे। तो cos A बटे cos A माइनस साइन A बटे cos A प्लस 1 अपान cos A बटे में कितना हो जाएगा cosec A प्लस cot A लाना है, तो साइन A से भाग दे दो, किससे साइन A से। यहां पर एक होता है sec A प्लस tan A लाना होता है, एक होता है cosec A प्लस
काटे लाना है तो यहाँ पर साइन से भाग दो, तो यहाँ पर साइन से हम भाग देंगे, ठीक है। अंश और हर में साइन ए से भाग देना है, ठीक है। इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है ना जो कि पूछे जाते हैं, और कभी कहीं कहीं जो है क्वेश्चन में जो है सीधे सीधे यहाँ पर जो है cot a -1 प्लस cosec a दिया रहेगा, और बट्टे में जो है इसी तरह से दिया रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी जो है इसी तरह से करना है। तो थोड़ा इसमें हमें क्या करना है, अंश और हर में साइन ए से भाग दे देना है। तो अंश और हर में साइन ए से भाग देंगे तो साइन ए अपान साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या cos ए अपान साइन ए, cos ए अपान साइन ए क्या हो जाएगा cot ए -1 प्लस 1 अपान साइन ए किसके हो जाएगा cos ए के हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर cos अपान साइन कितने का हो जाएगा cot ए +1 माइनस cos ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, cot ए प्लस cos ए बाहर कर दो, और यहाँ पर -1 की जगह पर जो है हम क्या रख देंगे बेटा cos ए स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कितने के होता है बेटा cos ए स्क्वायर ए के होता है, cos ए स्क्वायर ए के होता है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है cos ए स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा 1 के। तो 1 का मान हम क्या रख देंगे बेटा cos ए स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए रखेंगे। बटे में कितना है यहाँ पर cos ए प्लस cot ए प्लस cos ए cot ए प्लस cos ए cot ए प्लस माइनस cos ए और +1, ठीक है। नीचे क्या है cot a माइनस cos ए +1 इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी a माइनस बी, cos ए प्लस cot ए cos ए प्लस cot ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से cos ए प्लस cot ए हम बाहर निकाल देंगे, cos ए प्लस cot ए इसमें से हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा बेटा a प्लस बी बाहर निकल गया तो a माइनस बी बचेगा, यानी cosec a माइनस cot a बचेगा, ठीक है। तो cosec a माइनस cot a बटे में कितना आ गया cot a माइनस cosec a, और ये प्लस का 1 ऐसे रख दो, 1 प्लस cot a माइनस cosec a हो गया। तो यहाँ पर cosec a प्लस cot a ये तो आपका अलग ही है, यहाँ पर माइनस का गुणा कर देंगे तो 1 माइनस cosec a और माइनस माइनस प्लस cot a हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्म में इसको भी जो है चेंज कर दें, अगर भाई इसको जो है हम थोड़ा सा आगे लिख दें, यहाँ पर 1 माइनस माइनस में तो ही है तो 1 माइनस cosec a प्लस cot a, तो ऊपर नीचे वही वैल्यू हो गई, ये कट जाएगा, बचेगा क्या cosec a प्लस cot a जो कि किसके बराबर है RHS की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। फिर से समझते हैं, यहाँ पर जब भी इस तरह का बेटा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना है आपको, है ना। क्वेश्चनों का हर क्वेश्चन पर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी दिमाग काम करेगा आपका पेपर में, अन्यथा आप जो है इन तरह के क्वेश्चनों को आप छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा। ये क्या दिया गया है cos a अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, और यहाँ पर क्या है cos a अपान साइन ए, हमने क्या किया अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर ये लिख देंगे इसमें, ठीक है। अंश और हर में हमने क्या किया बेटा साइन ए से भाग दिया, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, cos ए अपान साइन ए cot ए हो जाएगा -1 और +1 अपान साइन ए cos ए हो जाएगा, और यहाँ पर cos अपान साइन ए cot ए और +1 माइनस cos ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को बाहर कर देंगे, यानी cot ए प्लस cos ए के साथ लेंगे -1 की जगह पर हम क्या रख देंगे 1 बराबर होता है cos ए स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए के, तो 1 की जगह cos ए स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए रख देंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a प्लस बी
कॉसेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाला बाहर निकाल लेंगे, अर्थात कॉसेक ए प्लस काट ए बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा और यहाँ पर माइनस कॉसेक ए माइनस काट ए बचेगा, माइनस का गुणा करेंगे ये माइनस कॉसेक ए प्लस काट ए हो जाएगा। अब ऊपर नीचे वही वैल्यू है, कट जाएगी, आपकी बचेगी क्या, कॉसेक ए प्लस काट ए, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक यहाँ पर जो है ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार यहाँ पर जो है ऐसे एक अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होता है। बेटा अर्धगोले का अधिकतम व्यास इसके जो है किसके बराबर होगा, इसकी घन की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा बराबर ए बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर घनाकार, यहाँ पर चूंकि घन की भुजा पर एक घनाकार एक अर्धगोला रखा हुआ है, घन की भुजा पर सही घन की चूंकि घनाकार ब्लॉक के ऊपर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। जब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा जाएगा तो इसका इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना होगा बेटा, घन की भुजा के बराबर होगा। घनाकार ब्लॉक की भुजा, तो घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो गया, अर्धगोले का व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो बेटा, यहां पर जो है ये अगर हम ये जो है मान लो ये ऊपरी वाली फलक है, ऊपरी वाली फलक पर जो है हमने क्या रखा है बेटा, अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। जब अर्धगोला इतना भाग क्या हुआ है, ढक गया है, तो जब ये पूरा भाई पूरी भुजा में जो है यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलक आ गए हैं। अब उस ऊपरी वाले फलक पर हम बात करें तो ये अर्धगोला रखा हुआ है, तो इतना भाग ढक जाएगा। जब इतना भाग ढक जाएगा तो शेष बचेगा कितना बेटा, ये, और ये जो है कैसे निकलेगा भाई, ये इसमें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ये तो जो है पूरा का पूरा जो है ये पूरी फलक का क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अर्धगोले का जो है
क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपरी वाला भाग आ जाएगा, और इसमें माइनस जो करना है बेटा यहाँ पर क्या माइनस कर देना भाई, यहाँ पर जो है छैयों का हो गया तो माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, माइनस क्या माइनस करेंगे, अर्धगोले के, क्योंकि यहाँ पर जो है अर्धगोला जहां पर रखा जाएगा उसको जो है ढक देगा, जब ढक देगा तो इसको जो है हटा देना, तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे इसमें। तो बेटा यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr² होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6a² प्लस 2πr² में एक πr² घटा देंगे तो πr² बचेगा। अब यहाँ पर 6 गुणे 7 घन की भुजा कितनी है 7 है, प्लस पाई का मान 22/7 r², r की वैल्यू कितनी है 7/2 गुणे 7/2। अब यहाँ पर बेटा 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 आएगा, 11 7 77/2, 7 7 49, 49 गुणे 6, 6 9 54 और 6 चौको 24, 5 29 हो गया 294, और प्लस कितना हो जाएगा 11 7 77 और बट्टे में 2, 2 से काटेंगे तो 294 प्लस 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 पंचे 10, जोड़ देंगे दोनों को 8 4, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और 9 3 12 1 13, ठीक है, और 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझते हैं, घन की भुजा कितनी दी गई है बेटा 7 सेंटीमीटर, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, जितना इसकी भुजा होगी, किसकी, यहाँ पर जो है घनाकार ब्लॉक की भुजा। ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब छैयों फलक का क्षेत्रफल 6a² हो गया, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो गया, और इसमें जो है इतना भाग जो है ढक देगा इसको, तो ये अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो -πr² हो जाएगा, तो 6a² प्लस πr² हो जाएगा, 2πr² में πr² घटा देंगे, πr² बचेगा 6 गुणे a² a गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 आएगा, 11 7 77/2, 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर इसका गुणा किया 294 प्लस 38.5 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका घन का पृष्ठीय, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब इस तरह से है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो है दिया क्या गया है बेटा, यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, जितना अर्धगोले की होगी उतने शंकु की त्रिज्या होगी। शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया गया है बेटा 3√2 सेंटीमीटर। ये हो गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई H बराबर
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है, 3√2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 दूना 18 हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। तो 18 में से 9 घटा देंगे, 9 आएगा यानी 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 3 सेंटीमीटर। इसलिए ठोस का आयतन, ठोस का क्या दे रखा है, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा बेटा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन बेटा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई, त्रिज्या आर ही है, आर स्क्वायर इंटू एच। बेटा मान रखेंगे 2/3 पाई का मान 3.14 रखना है, या अभी रहने दो, पाई का मान बाद में रखेंगे। तो पाई गुणे आर का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/3 गुणे पाई आर, आर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, एच भी 3 है आपका। तो यहाँ पर कितना 1/3 और क्या कॉमन हो जाएगा 1/3 पाई और 3 का क्यूब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 बाहर हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 + 1, ये 3 से 3 1 कट जाएगा, पाई गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 पाई आ जाएगा धन सेमी। अब पाई का मान रख दो, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 27 गुणे 3.14। ठीक है, तो 3.14 का 27 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 9 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, फिर 2 से 14 दूना 28। ठीक है, और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर 8 9 9 8 17, 2 1 3 1 4, 6 2 8 1 9। कितने अंक के, 2 अंक के, पहले दशमलव लग जाएगा 94.78। तो गड़बड़ हो गया, 6 2 8, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 84.78 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 84.78 घन सेमी। ठीक है, फिर से समझेंगे, यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या जितनी है उतनी ही बेटा शंकु की त्रिज्या है, कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या आपकी दी गई है 3 सेंटीमीटर। और शंकु यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई निकालनी है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर दी गई है। बेटा तिर्यक ऊंचाई है तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर 3√2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई निकालना है तो √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। L की वैल्यू 3√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 माइनस 9, 9 में से 18 में से 9 घटाएंगे 9, अर्थात 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। अब ठोस का आयतन, ठोस में क्या है अर्धगोला और प्लस शंकु है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एस शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे 2/3 पाई आर, आर का मान कितना है 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 1/3 पाई 3 का स्क्वायर गुणे 3। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुणे 3, 3 का क्यूब कॉमन है, तो 1/3 पाई 3 गुणे 3 मतलब आर का क्यूब कॉमन हो गया। बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1 3 से 1 3 कट गया, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 पाई घन सेंटीमीटर। अब पाई का मान रख देंगे 3.14, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 84.78 घन सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका सेट नंबर 2 समाप्त होता है। अब मिलते हैं नए सेट के साथ, सेट नंबर 3 के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,